आप सबका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समास। पहले हमने समास की परिभाषा और उसका किन किन आधारों पर विभाजन किया जा सकता है वो हमने देख लिया है। अब एक अव्ययीभाव समास हमने कल वीडियो में देख लिया था। आज दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। कई दिनों बाद मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ। घर में एक दुर्घटना हो गई थी, इस कारण से 15 दिन का गैप बीच में हो गया। अब आज देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद की विभक्ति का लोप हो तथा दूसरा पद प्रधान हो। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, और साधारण रूप से अगर सीधे पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो वो मैंने बता दिया था कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। और अगर डायरेक्ट ये आपके आ जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। ये मैंने पहले वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में आपको लिखवा दिया था, बता दिया था, इनका विभाजन करवा दिया था। तो जो कल हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा था उसमें प्रथम पद प्रधान था, और आज ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, तो ये याद रखे। और इसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ये विभक्ति क्या है, कारक जो होते हैं उनके विभक्ति चिन्हों का लोप इसमें होता है, ये ध्यान रखना। और इस आधार पर ही कारक 8 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर 6 प्रकार के। अब 8 प्रकार के कारक कौन कौन से होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव होता है, और संबंध का, के, की, रा, रे, री, संबोधन लास्ट वाला होता है, अधिकार में पर, और संबोधन। तो ये ध्यान रखें आप कि पहला कर्ता कारक को छोड़कर और अंतिम संबोधन कारक को छोड़कर कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ये याद रखें, ठीक है। 8 प्रकार के कारक होते हैं 8। अब इसमें पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक को छोड़कर जो बीच के कारक बचते हैं उसके आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ये याद रखें। किसको छोड़ना है हमें, कर्ता को छोड़ना है और संबोधन को छोड़ना है, ठीक है। कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों को तो छोड़ देना है। और बीच के जो 6 कारक बचते हैं उन 6 कारक के आधार पर ही तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, और वो ही नाम है। और उन्हीं कारकों के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो ये प्रथम पद का जो विभक्ति चिन्ह है ना, ये विभक्ति क्या है, ये कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसी का लोप होता है इसमें। तो दूसरा जो कारक आता है, पहला हमने कर्ता कारक छोड़ दिया, वो नहीं आएगा इसमें। दूसरा है कर्म कारक। तो कर्म कारक के नाम के आधार पर ही देखो, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक ये काम कारक का ही नाम है, इसके आधार पर ही कर्म तत्पुरुष समास। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा जब आप देखेंगे कि ये जिसको कारक याद है तो बहुत अच्छे से पहचान मिलेगा इसको एक इस तरह से। अब कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, को होगा। अब देखो ये विदेश गमन, अब इसका विग्रह करके देखिए, विदेश को गमन, कोई और चिन्ह आ ही नहीं रहा इसमें। विदेश को गमन, किसका लोप था यहाँ पर, विदेश को गमन, लोप किसका था, को का। जब हम विग्रह करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देखो इसमें कर्म तत्पुरुष समास में क्या हुआ कि कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। यही तो हमारी परिभाषा है कि प्रथम पद की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। दूसरा देखिए कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आपको विभक्ति चिन्ह तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपको समझ में तो तभी आएगा जब आप विभक्ति चिन्ह याद करेंगे। तो कर्ण की कारक की विभक्ति चिन्ह, कर्ण का से विभक्ति चिन्ह होता है इसका। तो ये देखो, अब इसमें अगर परिभाषा आ जाए, वैसे परिभाषा आपके नहीं आएगी, आपके सिर्फ उदाहरण आएंगे और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा समास है। तो इसमें कर्ण का विभक्ति चिन्ह से है। और परिभाषा अगर पूछ ले तो क्या लिखोगे इसमें कि जिस समास में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हस्तलिखित, अब हस्त से लिखित, इसका क्या होगा विग्रह, हो हस्त से लिखित। हस्त का अर्थ क्या होता है, हाथ, हस्त से लिखित यानी कि हाथ से लिखित। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, रेखा द्वारा अंकित, अंकित, रेखा द्वारा अंकित। से के द्वारा भी होता है, साथ में इसमें से और के द्वारा, इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है से और के द्वारा होता है। तो हाथ से लिखित और रेखा द्वारा अंकित।
ये कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? यहाँ भी देखो, यहाँ भी से ही है, अपादान का भी विभक्ति चिन्ह जो है, कारक चिन्ह जो है वो से ही होगा, और कर्ण का भी विभक्ति चिन्ह से ही है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैंने इन दोनों को पास पास लिखा है। यहाँ जब किसी साधन के द्वारा काम किया जा रहा है, जैसे चाकू से सब्जी काटना, यानी कि किसी वस्तु से काम, किसी भी वस्तु से, पदार्थ से, किसी से भी जिस साधन के द्वारा काम किया जा रहा है वहां कर्ण तत्पुरुष समास होगा। और जहां पर अलग होने का भाव हो वहां अपादान तत्पुरुष होगा। से और साथ में लिखा होता है कारक में भी अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, अलग होने का भाव जहां पर होता है वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। देखो इसे कंफ्यूजन वाले ही पेपर में आते हैं ज्यादा। कर्ण तत्पुरुष का भी विभक्ति चिन्ह से है, अपादान तत्पुरुष का भी विभक्ति चिन्ह से है। अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे कि किसमें तो कर्ण है और किसमें अपादान है? तो यहाँ पर जब किसी साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो कर्ण तत्पुरुष है, और जहां पर अलग होने का भाव दिख रहा है, दूर जाने का, अलग होने का भाव दिख रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ पेड़ से, पथ भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया, है ना, पथ से दूर हो गया, तो यह तत्पुरुष समास है, ये अपादान तत्पुरुष समास है। देश निकाला, देश से निकाल दिया, देश से अलग कर दिया, अलग होने का भाव है, तो जहां अलग होने का भाव होगा वहां अपादान तत्पुरुष। और जहां पर किसी साधन के द्वारा काम किया जा रहा हो वहां क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ये आपको समझ आया होगा। और इस प्रकार के शब्द आते हैं जहां पर आपको कंफ्यूज हो सकता है। देखो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, विग्रह तो यही होगा, से ही आएगा इसमें। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश से निकाला, देश से निकाला, निकाला। विभक्ति चिन्ह तो एक जैसे ही है दोनों के, विभक्ति चिन्ह तो दोनों के एक जैसे ही है। यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। अंतर आपको स्पष्ट करना है कि जहां किसी साधन के द्वारा काम किया जा रहा है, हाथ से लिखा जा रहा है, यहाँ पर हाथ से लिखित, यहाँ अलग होने का भाव नहीं हो रहा, यहाँ हाथ से काम किया जा रहा है, लिखने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर तो कर्ण तत्पुरुष होगा। और यहाँ पर अलग होने का भाव है, पथ भ्रष्ट में, देश निकाला में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इस तरह के और भी एग्जाम्पल है। तो जहां अलग होने का भाव हो वहां अपादान तत्पुरुष, और जहां पर किसी साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा हो वहां कर्ण तत्पुरुष समास होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखो संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए और को भी होता है इसका, के लिए को। अब देखो गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा, क्या करेंगे विग्रह इसका? गुरु को दक्षिणा। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु को दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा दो, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी कि इनके विभक्ति चिन्हों का लोप था, और जब हमने विग्रह किया तो ये सामने आ गए हैं। अब देखो संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है? जहां पर संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो। अब संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? मैं यहां से लिख देती हूँ। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ये क्या है? संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। और जब संबंध तत्पुरुष समास होता है तो इन विभक्ति चिन्हों का ही लोप होता है। देखो अब राजपुत्र, इसका विग्रह करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर किस विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था? का। तो यहाँ पर क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल। जैसे कहते राजमाता, राजा की माता, राजमाता तो क्या आ जाएगा? राजा की माता। तो यहाँ पर जिन संबंध तत्पुरुष समास में क्या होगा? जब संबंध कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो, विग्रह करने पर वो सामने आ जाए तो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर। जहां पर अब अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहां पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं।
जैसे वनवास, तो क्या होगा इसका, वन में वास, वन में वास करना, वन में निवास करना। जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। ठीक है, तो ये यहां पर इनके विभक्ति चिन्हों का लोप है। फिर से ध्यान से समझें, देखो इसके 6 भेद तो इस आधार पर है, कारक चिन्ह के आधार पर इसके 6 भेद है, 2 भेद और है जो बाद में करवाऊंगी। फिर से एक बार देख लो, इसमें एक तो ये याद रखो, प्रथम पद की विभक्ति का लोप होता है। प्रथम पद की विभक्ति क्या हुई, कारक चिन्ह। दूसरा पद प्रधान इसमें होता है, और इस आधार पर, कारक के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक को छोड़ करके बीच में जो 6 कारक है उसके आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। याद रखें आप इनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है। कर्म का क्या है, को है, करण से के द्वारा है, अपादान से अलग होने के भाव में है, संप्रदान के लिए को है, संबंध का के की रा रे री ना ने नी और अधिकरण में पर। ये इनके विभक्ति चिन्ह है, इनका लोप इसमें हो जाता है। वैसे इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है, आपको उदाहरण देंगे और उदाहरण में से छटवाएंगे कि भाई किस समास का उदाहरण है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखा जाए, भेद हमने पढ़, ये 2 भेद और है, वो तो कारक के आधार पर थे, और ये अन्य भेद कह सकते, तत्पुरुष समास के अन्य भेद। अन्य भेद कौन कौन से हैं, अन्य भेद। अब अन्य भेद 2 है, एक तो अलुक या उपपद तत्पुरुष समास, अलुक भी कह सकते हैं और उपपद भी कह सकते हैं, अलुक या उपपद तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है। वह समास जिसका उत्तर पद का क्या अर्थ होता है, दूसरा पद, द्वितीय पद। उत्तर पद का क्या अर्थ होता है, दूसरा पद। वह समास जिसका दूसरा पद या उत्तर पद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहां पर अलुक या उपपद तत्पुरुष समास होता है। कैसे, जैसे देखो मनसिज, मनसी का अर्थ होता है मन में, और जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला। मनसिज का अर्थ होता है मन में, ठीक है, और जय का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, मनसिज मन में उत्पन्न होने वाला, कामदेव। तो यहाँ पर जो ये जय है, मनसी अलग है मन में और जय अलग है, ये जय शब्द है ये प्रत्यय की तरह प्रयुक्त हुआ है। समझ आई बात। ये दूसरा पद है, पूर्व पद आगे का होता है, दूसरा पद बाद का होता है। मनसी का अर्थ मन में, जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला। तो ये जय शब्द है, यहाँ जय वर्ण है, ये प्रत्यय की तरह प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं। तो और इससे मन में और जय उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न होने वाला अर्थात कामदेव, यहाँ पर अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। फिर स्वर्णकार, यहाँ पर स्वर्णकार कौन होता है, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार कहलाता है यहाँ पर। लेकिन ये कार जो शब्द है ये प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है। स्वर्णकार, सोने का काम करने वाले को स्वर्णकार कहते हैं। ये दूसरा पद है और ये प्रत्यय की तरह प्रयुक्त हुआ है। नवचर, नभ यानी कि आकाश, और चर का अर्थ विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। ये चर शब्द है, ये भी प्रत्यय की तरह प्रयुक्त हुआ है। ये हमारी परिभाषा थी कि जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, अलुक या उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आया होगा। ये बाद वाले पद है, ये क्या है कि प्रत्यय की तरह प्रयुक्त यहाँ पर हुए हैं, और जहां पर प्रत्यय की तरह दूसरा पद प्रयुक्त होता है वहां पर कौन सा समास होता है, अलुक या उपपद तत्पुरुष समास होता है। दूसरा देखो नए तत्पुरुष समास। नए का अर्थ होता है जहां पर निषेध का भाव हो, नहीं का भाव हो, वहां नए तत्पुरुष समास होता है। जहां निषेध के अर्थ में प्रथम पद में ए अन न उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रथम पद पहले देखो, यहाँ पर तो था प्रत्यय का प्रयोग, और दूसरे पद में क्योंकि प्रत्यय तो बाद में लगते हैं ना, और उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं, तो यहाँ प्रथम पद में उपसर्ग आएंगे और वहां बाद के पद में प्रत्यय आएंगे। अब यहाँ पर ए और अन का प्रयोग, ए अन और न का प्रयोग होता है, इनका अर्थ निकलता है नहीं के अर्थ में, निषेध के अर्थ में। कोई भी निषेधात्मक शब्द हो वहां पर नए तत्पुरुष समास होगा, ये आप समझे। देखो
अभाव, अभाव का अर्थ न भाव, न भाव कोई भाव नहीं, ठीक है। अभाव यानी कि कोई भाव नहीं, या इसका जब विग्रह करेंगे तो न भाव लिखेंगे। अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी, देखो यहाँ पर अनु नहीं है, अनुपयोगी शब्द तो ये अन और उपयोगी से अनुपयोगी बना है। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अन प्लस अन और उपयोगी, उपयोगी, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग क्या है, अनुपसर्ग आया है। यहाँ पर अनु नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर अनुपसर्ग है। और इसमें यही परिभाषा है कि इसमें शब्द के प्रारंभ में ए या अन या न उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना, 3 शब्द ध्यान रख लो आप। ए अन और न का प्रयोग जहां पर होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, वहां पर न तत्पुरुष समास होता है और उसका अर्थ हमेशा निषेधात्मक निकलता है। तो यहाँ पर अनुपयोगी, नहीं उपयोगी, न उपयोगी, बिना उपयोग की, बिना उपयोग के, या न उपयोगी लिख सकते हैं, न उपयोगी। अब देखो अनंत, अनंत इसमें भी अन उपसर्ग है। अनंत जिसका अंत नहीं हो, न अंत, अनंत का क्या होगा, न अंत, निषेधात्मक। अनपढ़, न पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ लिख दो, चाहे न पढ़ा हुआ लिख दो, है ना, बिना पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ या न पढ़ा हुआ, अनपढ़। फिर असंभव, बिना संभव, न संभव हो गया, न संभव। और अन्याय, न न्याय, न न्याय, न्याय नहीं होता तब अन्याय होता है कि न्याय नहीं है, संभव नहीं है, निषेधात्मक रूप से इसका प्रयोग होता है। समझ में आया होगा ये। इसमें प्रत्यय का प्रयोग हो गया, इसमें न तत्पुरुष में उपसर्ग का प्रयोग हो गया, ध्यान रखिए। फिर देख लो एक बार, अलुक तत्पुरुष या उपपद, ये तो ध्यान रखिए ये दोनों शब्द एक ही है, या तो अलुक तत्पुरुष समास आता है या इसका नाम बदलकर उपपद तत्पुरुष समास आ सकता है। तो किसे कहते हैं, वह समास जिसका उत्तर पद यानी कि दूसरा पद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया आपको, मनसिज, मनसी का अर्थ मन में और जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला। जलज शब्द भी तो ले सकते हैं ना हम, जलज, जलज। अब इसमें देखो जल, जल, जल का अर्थ जल में और जय का अर्थ उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न होने वाला कौन होता है, कमल होता है, ठीक है ना। तो ये जो पीछे वाले है उत्तर पद है, ये प्रत्यय की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, उपसर्ग की तरह नहीं, किसी शब्द की तरह नहीं, बल्कि प्रत्यय की तरह जहां प्रयुक्त होते हैं वहां पर कौन सा होगा, अलुक तत्पुरुष समास होगा। अब न तत्पुरुष समास, अब न देखो इसके नाम में भी निषेधार्थ होता है, न अर्थात नहीं है। न में भी यही, जहां निषेध के अर्थ में प्रथम पद में ए अन्य उपसर्ग का प्रयोग होता है, ज्यादा ए और अन का, इससे भी ज्यादा, न से भी ज्यादा। इसका अर्थ तो न में ही निकलता है, न अर्थ तो नहीं में ही निकलेगा, ए और अन का प्रयोग होता है। जहां पर ए और अन का प्रयोग होता है वहां पर नहीं के अर्थ में इसका होता है निषेधात्मक अर्थ निकलता है। अभाव, न भाव, अनुपयोगी, अनंत, न अंत, अनपढ़, न पढ़ा हुआ, असंभव, न संभव, अन्याय, न न्याय, यानी कि निषेधात्मक जहां अर्थ निकलता है, निषेधात्मक जहां पर शब्द है। और विशेष रूप से बस ये 3 आप याद रखें कि ए अन और न का प्रयोग जहां पर होता है वहां न तत्पुरुष समास होता है। ये आपका तत्पुरुष समास पूरा होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे जो बचे हुए 4 समास अभी और बचे हुए वो देखेंगे।